अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे अनिल। 8 महीने आईएसएस पर रहेंगे अनिल मेनन। सोयूज MS-29 से आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे। आज रात 8:17 पर लॉन्चिंग होगी। अनिल के साथ 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे। नासा में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं अनिल। 8 महीने आईएसएस पर रिसर्च करने वाले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। अनिल कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 8 महीने के मिशन पर जाएंगे। रूस का रोसकॉस्मोस सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8:17 पर बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। उड़ान भरने के करीब 3 घंटे बाद यान अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर उनसे जुड़ने की उम्मीद है। अनिल मेनन के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किनीना भी आईएसएस के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। सोयूज खान रात 11:56 पर अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ जाएगा। इसके बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर आईएसएस में एंटर करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने के बाद मेनन और उनके साथी नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर, जैक हैथवे और क्रिस विलियम्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडोनोट और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई कुदकेरवोच, सर्गेई निकावे और आंद्रे फेदवाई के साथ जुड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसएस पर रहने के दौरान जो स्थितियां होंगी उन स्थितियों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, पूर्व इसरो के वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। राम सर, कैसे देखते हैं इस मिशन को और एक भारतीय मूल का शख्स आईएसएस में दाखिल होने वाला है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित ही ये भारतवंशी होने के कारण हमारे सबके लिए गर्व का प्रतीक है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अनिल जो मेनन है वो PhD भी हैं न्यूरो बायोलॉजी में। इसके अलावा वो वहाँ की स्पेस फोर्स में कर्नल भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान में भी उन्होंने काम किया है और नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें भी सहायता दल के रूप में वो मौजूद थे। इससे ये पता लगता है बहुआयामी व्यक्तित्व जिनके माता पिता भारतीय मूल और यूक्रेन के थे, वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे विश्वविद्यालयों में उच्चतम स्तर का काम करने के बाद वो जब अंतरिक्ष के इस वैज्ञानिक बनने के लिए यहाँ पर आए तो उनकी अचीवमेंट निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। अभी 8 महीने जब वो रहेंगे तो एक नई टेक्निक दूरगामी ग्रहों पर जाने के लिए जो मानवयान जाएगा उसमें मनुष्य की क्या स्थिति होगी, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस तरह से काम करेगी, इस पर वो विशेष अध्ययन करेंगे। अभी जो अंतरिक्ष स्टेशन में पीने के पानी की समस्या होती है, उसको पिया जाता है, कुछ पानी बाहर निकल जाता है तो वो जीरो ग्रेविटी में ऊपर तैरने लगता। इंट्रावीनस तरकीब से क्या पीने का पानी और खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सकती है, उसका क्या मानव जीवन पर लंबे समय के लिए असर होगा, इस बात के लिए। उसके अलावा और भी बहुत से न्यूरो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वो वहाँ करेंगे। शिराओं का बिहेवियर कैसा रहता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण में अधिक समय रहने पर मनुष्य की न्यूरल एक्टिविटीज में क्या अंतर आता है, इन सब का बहुत गहराई से अध्ययन होगा, जिनका सीधा उपयोग ये दूरगामी जैसे मार्स पर या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अंतरिक्ष यान अगर जाएंगे यात्रियों को लेकर तो उनके भेजने के लिए हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से भारतवंशी होने के कारण हमारे जो गर्व है उनको हम बधाई देते हैं और हम निश्चित रूप से उनकी सफलता की ईश्वर से कामना करते हैं। यह मिशन अपने आप में एक तरफ तो देखिए रूस और अमेरिका में छद्म युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ मानवता के हित में, मानवता के विकास के लिए रूसी वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक और यूरोपियन कंट्रीज के वैज्ञानिक मिलकर ये
महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि युद्ध और वैमनस्यता तो क्षणिक चीज है, मानवता के विकास की दृष्टि से इस तरह के सामूहिक सहयोग एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही एक कारण है कि विश्व शांति और सुरक्षा तथा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमन और चैन मानवता के विकास के लिए ये एक आदर्श उदाहरण इस संकट के समय में, दुनिया में संकट ही है आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से उसमें ये एक कारगर उदाहरण होगा। और उदाहरण के रूप में भारतवंशी होने के नाते उनकी भूमिका, हमारी जो एक सिद्धांत है कि हम पूरी दुनिया में मानवता का विकास चाहते हैं। आज के ज़माने में हम युद्ध से कोई समाधान नहीं निकालना चाहते, डायलॉग और डिप्लोमेसी के आधार पर निकालना चाहते हैं। तो शांति का संदेश देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने के लिए मैं अनिल मेनन का अभिनंदन करता हूं। राम सर, अगर मैं इस मिशन की बात करूं, मानव जगत का आपने जिक्र किया, इस मिशन को हम मानव जगत से अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये कैसे कनेक्ट है और मानव जीवन के लिए ये मिशन खास क्यों है? देखिए, इसलिए है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक समय 1976 में मैं सहभागी रहा था जी। और वहाँ पर जो रिव्यू पैनल भी बना था हमारे D1 D2 गिरने के बाद श्रीहरिकोटा में, तब भी मैंने अपना वहाँ पर विचार प्रकट किए थे और ग्रेविटेशनल एनोमली का रोल क्या होता है इसके बारे में बताया था। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जब इस तरह के मिशन में भारत के, दूसरे देशों के, विशेषकर इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे तो वो मानव हित में ही होगा और हम एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे, जिससे कि भविष्य में भारत का जो गगनयान जाने वाला है उसमें भी हमको फायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा और डेटा हमको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से हम और द्रुत गति से आगे बढ़ सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनूठा उदाहरण होगा जिसकी कि हमको शुभकामनाएं देना बहुत आवश्यक है। राम सर, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत का ये अंतरिक्ष का मिशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर हर भारतीय को इंतजार है, क्योंकि इसरो जिस स्पीड में काम कर रहा है, जिस नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने मजबूत कदम इन तमाम चुनौतियों के बीच रख रहा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है सर। देखिए, 1957 में जब सोयज गया था सर, तब से लेकर आज तक जमीन आसमान का फर्क विज्ञान में आ चुका है। आज की तारीख में कंप्यूटर जो जितना एडवांस हो चुका है उस समय नहीं था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक जो है बड़े बड़े वाल्व हुआ करते थे, उनसे स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल किया जाता था। आज की स्थिति वो नहीं है। आज की स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कारण हम जो है बहुत एडवांस हो चुके हैं और भारत उन सभी आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करके हमारे गगनयान का जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। आप देखिए, अभी हमने हवाई जहाजों के द्वारा बहुत ऊपर से 2-3 किलोमीटर से उस मॉड्यूल को नीचे गिराया और वो हमारी अपनी तकनीक है। देखिए, अभी जिस तरह से अमेरिका के जितने भी नासा के जो जाते हैं, स्पेस एक्स के जाते हैं, स्पेस एक्स के तो जिस जगह छोड़ते हैं वहीं आ जाते हैं लौटकर, लेकिन नासा के जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं इंटरनेशनल स्टेशन से जब लौटते हैं तो उनको समुद्र में उतारा जाता है और फिर वहां से लाया जाता है। लेकिन हमारी जो तकनीक रहेगी वो ठीक इस तरह से रहेगी कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उसकी गति जैसे ही हम कम करेंगे, पैराशूट के माध्यम से हम उसको उतारेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उसका हमने सफल प्रयोग कर लिया है। अगला चरण निश्चित रूप से आप देखिएगा, साल भर के भीतर भीतर हम जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इस मॉड्यूल में भेज सकेंगे, धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और हम वो महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करेंगे जिसके की आवश्यकता चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, वहां पर हमारे चंद्र यात्रियों को उतारने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से या विज्ञान में अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखने के लिए, अग्रणी बनाए रखने के लिए देश जो है एक दूसरे को साझा नहीं करते हैं और वो तकनीकी जानकारी हम स्वयं जो है इकट्ठा करेंगे। क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों का अलग ही सोच है। जैसे एक जमाने में जब
हमारे परमाणु विस्फोटों पर रोक लगी थी, तो हमने अपनी तरकीब डेवलप की थी। इसी तरह से जब भारत के क्रायोजेनिक इंजन्स का विकास में थोड़ी डिले हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण हो रही थी, तो उस वक्त हमने अपनी तकनीक का विकास किया। तो आज की स्थिति जो है, आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और हमारे 17,000 साइंटिस्ट जो इसरो में काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरह से, वो आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करके इस मिशन में लगे हैं कि 2047 तक निश्चित रूप से भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, और अक्सर मुझे याद है चंद्रमा जब पर मेलबोर्न की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे अब से 2 दिन पहले, तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। तो यकीन मानिए हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। रामचंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। इन तमाम